हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जिसमें हम कवर कर रहे हैं रिस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। तो ये बुक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं या बीआरएस फिजियो, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस जो हमारा ये चैनल है इसके ऊपर मैं मुख्तलिफ़ किस्म की जो बुक्स हैं हमारे पास उसके वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड करने की कोशिश करूं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास आ जाता है लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ क्या होती है। तो अगर आप कोई एक चीज़ मैयर कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। अगर हम एक से ज़्यादा चीज़ अगर मैयर कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कैपेसिटी। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारे पास जो लंग वॉल्यूम्स हैं वो कितने हैं, तो टोटल हमारे पास 4 लंग वॉल्यूम्स हैं जिनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे और 4 ही कैपेसिटीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है लंग वॉल्यूम्स। तो लंग वॉल्यूम्स में कौन कौन से हैं, तो हमारे पास जो पहली चीज़ है उसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, तो अमाउंट ऑफ जो एयर हम या तो इंस्पायर करते हैं या तो आप एक्सपायर करते हैं विद ईच नॉर्मल ब्रेथ, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं टाइडल वॉल्यूम। अब इसकी हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी होती है, तो ये हमारे पास आता है 500 ml। और अगर आप पर केजी के हिसाब से अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछें तो वो होता है हमारे पास 6 to 8 ml पर केजी। ठीक है, तो इससे आप जो है वो पता कर सकते हैं कि किसी बंदे में टाइडल वॉल्यूम कितना है। तो दूसरे नंबर पे जो हमारे पास है टर्म है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, तो अगर फ़र्ज़ किया आपने एक अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इंस्पायर किया या अपने लंग्स के अंदर लेके आए हैं, तो जिसको हम बोल रहे थे टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम आपने लिया और उसके ऊपर जो आप मज़ीद एयर इनहेल कर सकते हैं तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक फ़र्ज़ किया आपकी कैपेसिटी इतनी थी, टाइडल वॉल्यूम था इंस्पिरेशन के दौरान इतना। अब आपने मज़ीद ज़ोर लगाया और मज़ीद एयर को इन करने की कोशिश की, आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो इस पूरे वॉल्यूम को बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और ये यूज़ आप किस टाइम करते हैं, तो हमारे पास यूजली हम एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं तो उस दौरान हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। बाकी इंस्पिरेशन क्या होती है और एक्सपिरेशन क्या होती है। इंस्पिरेशन का मतलब है कि आप एयर को इन करें अपने लंग्स के अंदर, और एक्सपिरेशन का मतलब होता है कि जो एयर आपके लंग्स में है उसको आप आउट करें, तो इसको हम बोलते हैं एक्सपायर। इंस्पायर इन और एक्सपायर का मतलब होता है आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज जो हमारे पास आ जाती है वो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जब टाइडल वॉल्यूम हम लेते हैं तो उसमें अमाउंट ऑफ एयर जो हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, तो उस दोनों को हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम लेते हैं। ठीक है, अगर तो आपने एक्सपायर की अमाउंट ऑफ एयर या टाइडल वॉल्यूम आपने एक्सपायर किया और उसके अलावा जो आप मज़ीद ज़ोर लगा के अगर जो एयर बचती है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उस सारे को आप मिला के क्या कहेंगे, उसे हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता क्या है, अगर फ़र्ज़ किया हम इस तरह एक ग्राफ लेते हैं तो उसके अंदर फ़र्ज़ किया आपने एक्सपायरेशन की नॉर्मल, वो आपने इस हद तक की है। अब मज़ीद आपने ज़ोर लगा के कुछ और जो एयर है वो रिमूव करने की कोशिश की अपने लंग्स में से, तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप प्लस करेंगे तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ऐसा नहीं होता कि अगर आप मुकम्मल जोर लगाएं या किसी तरीके से अपने लंग्स के अंदर से मुकम्मल तौर पे एयर को रिमूव कर सकते हैं, तो इस तरह नहीं होता। अगर इस तरह हो तो उस सिनेरियो में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो कोलैप्स कर जाते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, तो वो हमारे पास होता है रेजिड्यूल वॉल्यूम। तो रेजिड्यूल वॉल्यूम हमारे पास अमाउंट ऑफ एयर है जो कि लंग्स के अंदर हमेशा जो हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये मैटर नहीं करता आप कितना फोर्सफुली लंग्स में से एयर को रिमूव कर रहे हैं या एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल वॉल्यूम। अब रेजिड्यूल वॉल्यूम जो है हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं स्पायरोमीट्री, एक टेस्ट है हमारे पास। तो अगर आप स्पायरोमीट्री के थ्रू कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो उसमें कौन सी हमारे पास लिमिटेशन है, तो रेजिड्यूल वॉल्यूम आप स्पायरोमीट्री के थ्रू मेजर नहीं कर सकते, और जितने भी हमारे पास कैपेसिटीज़ हैं जिसके अंदर आपके पास रेजिड्यूल वॉल्यूम आता है, तो वो चीज़ भी सारी आप क्या करते हैं, नहीं कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं स्पायरोमीट्री के थ्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है डेड स्पेस का। अब डेड स्पेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस और दूसरा है हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब
इसका कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, तो हम सबसे पहले लंग्स ड्रा करते हैं। अगर फर्स्ट किया ये आपका ट्रैकिया फर्दर दो में डिवाइड हो रहा है, फर्दर फिर हमारे पास जो है डिवीजन हो रही है। तो अब वो पोर्शन जो है हमारे पास लंग्स का, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो बाहर से ऑक्सीजन को लेके आके लंग तक लेके आएगा, और इसमें हमारे पास एक्सचेंज नहीं होगा जो गैस का है ब्लड के साथ या कैपिलरीज के थ्रू। तो ये दो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के जोन होते हैं। एक जोन का काम क्या होता है कि वो सिर्फ एयर को इन कराता है और एक्सचेंज नहीं कराता, और दूसरे का काम ये होता है कि वो सिर्फ एक्सचेंज कराता है ब्लड के साथ। तो ऐसा एरिया जिसमें हमारे पास एयर लंग्स के अंदर तो दाखिल हुई है लेकिन हमारे पास ब्लड के अंदर नहीं जा रही, तो उसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है। और दूसरा एरिया जो जिसमें हमारे पास क्या होती है, एयर जो है हमारे पास ब्लड में पेनिट्रेशन होती है, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं रिस्पिरेटरी जोन। ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट हम आगे चल के मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल डेड स्पेस हमारे पास क्या है। तो जब अगर फ़र्ज़ किया आपने कि लंग्स के अंदर आपकी एयर आई है, तो एयर जो है कुछ हिस्सा जो एयर का है वो आपके इसी ट्रैकिया में रह जाएगा, कुछ हिस्सा फर्दर आगे चलते चलते आपके जो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकस है उसमें रहेगा, और उसके बाद जाके जो एयर आपने ली थी वो मज़ीद आपके क्या कहते हैं लंग्स के अंदर आई है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया ऊपर अमाउंट ऑफ एयर जो आपने इनहेल की थी एग्जांपल के तौर पे 200 थी, ट्रैकिया में कुछ रहेगी 175 बची, उसके मज़ीद आगे आई 25 मज़ीद इसके बीच में रही, और एट द एंड अब आपके पास क्या है 150 जो है ml जो है एयर वो बची है। ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोल रहे हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। अब जाहिर बात है, अब ये तो नहीं होता कि 100% जो हमारे पास ट्रैकिया के बीच में से एयर जो है वो आगे चली जाती है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर यहाँ पे भी मज़ीद हमारे पास रह जाती है। ठीक है। तो उसको हम बोल रहे हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो डेफिनेशन जो दी हुई है हमारे पास कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्शन कंडक्टिंग एयरवेज। तो कंडक्टिंग एयरवेज कौन से थे जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एयर आई है, ठीक है, और एक्सचेंज नहीं हुआ ब्लड के साथ, और इसकी अमाउंट हमारे पास कितनी है नॉर्मली, तो वो आती है 150 ml है। और दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ है उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल मेजरमेंट है, सबसे पहली चीज़ दी हुई है। अब इस चीज़ को आप मैयर करके देख सकते हैं कि फ़र्ज़ किया आया एक बंदा है, अगर तो कोई नॉर्मल पेशेंट है तो उसके अंदर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी होगी, और अगर कोई पैथोलॉजी के साथ कोई पेशेंट आता है, फ़र्ज़ किया आप लेते हैं पल्मोनरी फाइब्रोसिस के साथ आता है, तो उसके अंदर हमारे पास जो डेड स्पेस है वो बड़ी होगी। ठीक है। तो डेड स्पेस है क्या, तो वही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि इसी तरह हमने ट्रैकिया लिया, ट्रैकिया को फर्दर दो में डिवाइड किया, मज़ीद आगे फर्दर डिवीजन हमारे पास आती रहती हैं। तो यहाँ पे एयर जो है हमारे पास, अगर हम यहाँ से लेके रिस्पिरेटरी जोन जो है उससे ऊपर ऊपर तक का एरिया, ठीक है, उस सारे एरिया को हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन कहने को तो मतलब इसका काम सिर्फ यही है कि वो एयर को रिस्पिरेटरी जोन तक लेके आता है, और क्या कह सकते हैं आप, खुद ब खुद इसका कोई और काम नहीं है, या हमारे पास कह सकते हैं कि गैस एक्सचेंज में हमारे पास कोई हिस्सा या कोई रोल अदा नहीं करता, तो इसकी वजह से इसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और ये मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई पेशेंट बीमार है तो उसी के अंदर आपको देखने में मिलेगा, ये आपको हर इंसान के अंदर देखने में मिलेगा। ठीक है। तो यही हमारे पास इसने लिखा हुआ है बुक में कि हमारे पास फंक्शनल मेजरमेंट है, और इसको हम डिफाइन करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लंग्स दैट डजंट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। तो वो वाला हिस्सा जो कि गैस एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेता उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। ठीक है। और ये हमारे पास तकरीबन इक्वल होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस इन नॉर्मल लंग्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हम कोई भी उस लंग के बारे में बात नहीं कर रहे जिसके अंदर आपको कोई भी पैथोलॉजी देखने को मिलती है, जैसा कि अभी मैंने बात किया पल्मोनरी फाइब्रोसिस की। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हमारे पास जो इसका आप कह सकते हैं वॉल्यूम है वो ग्रेटर हो सकता है इन लंग डिजीजेज इन विच देयर इज डिफेक्ट इन वेंटिलेशन परफ्यूजन। अब वेंटिलेशन परफ्यूजन क्या होती है हमारे पास, तो वेंटिलेशन का मतलब होता है एयर का लंग्स के अंदर आना,
और परफ्यूजन का मतलब होता है कि वही एयर का हमारे पास ब्लड के अंदर चले जाना या कैपिलरीज के अंदर के थ्रू ब्लड में जाना, ठीक है। तो ये हमारे पास वेंटिलेशन और परफ्यूजन होती है। तो इसकी हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं, तो वैल्यू क्या होती है, तो वेंटिलेशन 4 होती है और परफ्यूजन 5 होती है। और अगर आप देखना चाहें कितनी है, तो ये हमारे पास 0.8 है। तो अगर तो फ़र्ज़ किया कोई आपके पास पैथोलॉजी के साथ पेशेंट आता है, तो आप उसकी फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेजर करते हैं। अगर तो वो मतलब इंक्रीज है, तो आपको पता चल जाएगा कि जी इस पेशेंट में कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। ये आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि पैथोलॉजी है, तो आप फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस उसकी मेजर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप अगर फार्मूला है एग्ज़ाम के अंदर कि आप जो हमारे पास डेड स्पेस है उसको मेजर करके दें, तो उसके लिए ये फार्मूला दिया हुआ है इन्होंने। तो फार्मूला में हमारे पास क्या है, वी डी इज इक्वल टू वी टी क्रॉस पी ए सी ओ टू माइनस पी ई सी ओ टू। और ये हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी इसमें दी हुई हैं, ठीक है। खैर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब ये हमारे पास जो ग्राफ बना हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर देखें आप तो हम सबसे पहले एक चीज़ ले लेते हैं कि नॉर्मल रेंज ले लेते हैं, ठीक है, कि जिसके ऊपर हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो फ़र्ज़ किया एक लाइन है, हमने ये वाली लाइन खींच ली कि इसके ऊपर जो हम ग्राफ जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इससे ऊपर वाली चीज़ है वो इंस्पिरेशन है, और इससे जो नीचे वाली साइड पे हम जाएंगे तो एक्सपिरेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास, तो वो टाइडल वॉल्यूम, जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि या तो हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं नॉर्मल ब्रेथ में, ठीक है। तो वो है टाइडल वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको देखने में मिल रहा है टाइडल वॉल्यूम का। अगर फ़र्ज़ किया टाइडल वॉल्यूम में आपने मज़ीद ज़ोर लगाया और मज़ीद कोशिश की कि आप मज़ीद एयर जो है वो लंग्स के अंदर लेके आएँ, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, ठीक है। अब टाइडल वॉल्यूम यहाँ तक था, अब मज़ीद आपने प्रेशर लगाया और ज़ोर लगाने से आपने ऑक्सीजन मज़ीद लंग्स के अंदर लेके आए हैं, तो ये वाला पोर्शन जो हमारे पास क्या है, ये इंस्पिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम बन जाता है, ठीक है। और अब ये नीचे वाली चीज़ है जो हमारे पास टाइडल वॉल्यूम था, टाइडल वॉल्यूम में आपने मज़ीद कोशिश की कि मज़ीद ज़ोर लगा के जो लंग्स के अंदर जो बची हुई है एयर उसको हम बाहर निकालें, तो उस चीज़ को हम बोलते थे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वही हमारे पास ग्राफ में आपको यहाँ पे ड्रा करके दिखाई दी है, ठीक है। बाकी ये जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी उस चीज़ को बोलते हैं जिसमें हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा करके देखते हैं, ठीक है। तो अभी तक फ़िलहाल हमने सिर्फ लंग वॉल्यूम्स पढ़े हैं, तो हम लंग वॉल्यूम्स तक ही रहेंगे। कैपेसिटीज़ हम आगे पढ़ेंगे चल के, तो उसको मज़ीद हम डिटेल में देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है वेंटिलेशन रेट का। तो इसके अंदर मज़ीद कोई इतना कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ फार्मूलाज दिए हैं, तो हम देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है वो है माइन्यूट वेंटिलेशन। अब मिनट के हिसाब से अगर आप वेंटिलेशन को देख रहे हैं या एक्सचेंज को आप देख रहे हैं जो कि आपकी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के थ्रू हो रहा है, तो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं मिनट वेंटिलेशन या माइन्यूट वेंटिलेशन, जैसे आप पढ़ें। तो इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाई ब्रेथ्स पर मिनट। तो ब्रेथ पर मिनट हमारे पास क्या है, अगर आप फर्स्ट एड के ऊपर चलेंगे तो वो 12 to 20, और टाइडल वॉल्यूम जो अब मैंने आपको ऊपर बताया तो वो हमारे पास 500 है। तो 500 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो आ जाता है हमारे पास 600। इसके अलावा एल्वुलर वेंटिलेशन का फार्मूला दिया हुआ है कि एल्वुलर वेंटिलेशन क्या है हमारे पास, टाइडल वॉल्यूम माइनस डेड स्पेस मल्टीप्लाई ब्रेथ्स पर मिनट। तो इसके अंदर आप वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास एल्वुलर वेंटिलेशन आ जाएगी। है, इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सके, लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मज़ीद हम टाइम ज़ाया किए बगैर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लंग कैपेसिटीज़।